नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 11 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पाठ 11 जिसका नाम है पौधों में जनन। तो इसके प्रश्न उत्तर को हम आज हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसके अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न, इसमें हमें सही विकल्प चुन के उस पर टिक मारना है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। यहाँ पे प्रक्रम का मतलब जब दोनों आपस में मिलते हैं, नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निषेचन। अगला देखते हैं, दूसरा, पहले का खा। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। किसमें विकसित हो जाता है? फल में। अंडाशय विकसित होकर क्या बन जाता है? फल में बदल जाता है। ठीक है। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन होने के बाद अंडाशय क्या होता है? वो फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। पहले का गा देखते हैं। अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है। तो अजूबा किसके द्वारा जनन करता है? पत्ती के द्वारा। अजूबा पौधा जो होता है वो अपनी पत्तियों से ही नए पौधे का जन्म कर सकता है। घा देखते हैं पहले का। पौधे के जनन अंग हैं। तो पौधे के जनन अंग क्या है? फूल। इसमें एक विकल्प लिखना छूट गया है, तो उसको छोड़ दीजिए। इसमें जो सही उत्तर है वो है फूल। ठीक है। अगला देखिए, परागण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। इसको कहते हैं परागण। परागण मतलब, देखिए, जब पुरुष का जो पुंकेसर का भाग होता है उससे जो छोटे छोटे कण होते हैं उनमें से कोई कण जब स्त्री केसर के भाग में जब आता है, वर्तिकाग्र में जाता है, प्रवेश करता है, तो उसको हम कहते हैं परागण। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमको। तो पहला देखते हैं का। जनक पौधे के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना जनन कहलाता है। तो ये किस प्रकार का जनन कहलाता है? वर्धी या कायिक। वर्धी या कायिक। खा देखिए, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जननांग होते हैं वे कहलाते हैं क्या? वे पुष्प कहे जाते हैं एकलिंगी पुष्प। ठीक है। उन्हें एकलिंगी पुष्प कहते हैं। दूसरे का गा देखिए, परागकोश से परागणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्रिया कहलाती है। अभी आपने ऊपर ही देखा एक प्रश्न में, क्या कहलाती है? परागण। अगला देखिए, दूसरे का घा। नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपने ऊपर देखा, क्या कहलाता है? निषेचन। अगला देखते हैं, बीज का प्रकीर्णन वायु, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। तो प्रकीर्णन के माध्यम क्या क्या है? जल से होता है, वायु से होता है और जंतुओं के द्वारा। जंतु में हम मानव भी आता है, जानवर भी आते हैं और कई प्रकार के जीव जंतु जो भी हैं वो सारे जंतुओं के अंदर आ जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमें जो कथन सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। तीसरे का पहला देखते हैं, स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। तो सही है, ये खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। तीसरे का दूसरा देखिए, कलम लगाना कृत्रिम वर्षी प्रजनन है। तो ये क्या है? ये भी सही है। कृत्रिम वर्षी नहीं, ये वर्धी है। ठीक है, ये वर्धी है। ठीक, कृत्रिम वर्धी प्रजनन में आता है ये भी सही है। यीस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है। ये गलत है। यीस्ट में जनन मुकुलन विधि से होता है। ठीक है। अगला देखिए, स्त्री केसर पुष्प का नर भाग होता है। गलत। स्त्री केसर पुष्प का स्त्री भाग होता है या मादा भाग होता है। अगला देखते हैं, पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं। एकदम सही भाग। पुष्पासन क्या होता है? जहाँ से पुष्प का पंखुड़ियाँ जहाँ से जुड़ी होती हैं, फूल की पंखुड़ियाँ जहाँ पे जाके नीचे जुड़ी होती हैं, वो उसी को कहते, उसी हरे भाग को कहते हैं हम पुष्पासन।
चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें हमें सही मिलान करना है, जिसका संबंध जिससे है उससे उसको मिलाना है। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए स्तंभ का और स्तंभ खा दिए हैं हमको यहाँ पे। अब स्तंभ का संबंध जिससे है स्तंभ खा में, उससे उसको मिला देंगे। तो पहला देखते हैं, कली या मुकुल। इसका संबंध है हमारा यीस्ट से, क्योंकि यीस्ट में मुकुल बनते हैं और मुकुलन विधि के द्वारा ये अपना प्रजनन करते हैं। आँख कहाँ पाई जाती है? आँख हमें मिलती है आलू में, जिसके द्वारा आलू को जब हम ज़मीन में बोते हैं तो उन्हीं आँखों से वो फिर नए पेड़ के रूप में प्रजनन करता है। खंडन, खंडन किस में होता है? अभी आपने ऊपर देखा, खंडन होता है स्पाइरोगाइरा में। पंख, पंख होता है मेपिल में। और बीजाणु ये होते हैं डबल रोटी की जो फफूद होती है, या जो फफूद जहाँ भी लगती है, फफूद में एक तो सफ़ेद रंग के रेसे होते हैं, धागे तंतु टाइप के, मतलब तंतु होते हैं, उन्हीं पे एक बीज जैसा बीजाणु निकला हुआ होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए, निषेचन किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा के जब भाग मिलते हैं और जब युग्मन क्रिया होती है तो उसे हम निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। तो हर सारी विधियां बतानी है और उसका उदाहरण भी देना है। इसका उत्तर देखते हैं। पौधे में अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। पहला मुकुलन, दूसरा खंडन, फिर तीसरा बीजाणु, और वर्धा या वर्धी पे कहते हैं, या कायिक प्रजनन। ठीक है। अब देखिए ये सब क्या होते हैं। मुकुलन, एक कोशिकीय जीवों जैसे यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। यीस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है, जिसे मुकुलन या कली कहते हैं, या मुकुल कहते हैं। ठीक, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और नई यीस्ट कोशिका बन जाती है। मुकुल की क्रिया इतनी तेजी से होती है कि नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका से अलग हुए बिना ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं, यानी कई सारी कोशिकाएं ये एक साथ ही बना देते हैं। अब देखते हैं खंडन विधि। ठीक है, देखिए, जब तंतुओं के टूटने पर उनके टुकड़े से नए नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे खंडन विधि कहते हैं। जैसे तालाबों वालाबों में देखा होगा आपने, हरी हरी हरा हरा कुछ पाया जाता है जो एक रेसे धागे जैसा होता है, तो वो आपस में क्या होते हैं, टूटते रहते हैं और अपना प्रजनन करते रहते हैं, उसको बोलते हैं खंडन। स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। अब देखते हैं बीजाणु क्या होता है। बीजाणु विधि, फफूद में छोटी छोटी धागे जैसी संरचना होती है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं, जो ऊपरा सिरा होता है वो फूल जाता है, जिसमें अत्यंत छोटी छोटी संरचनाएं बनती हैं, जिसे बीजाणु कहते हैं। बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। बीजाणु हवा द्वारा विभिन्न स्थानों पर गिरते हैं और अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। शैवाल, मांस, फर्ण आदि ये भी बीजाणु द्वारा जनन होता है, यानी इनमें भी जो शैवाल हो गया, मांस हो गया, फर्ण हो गया, इन सब में बीजाणु द्वारा ही जनन होता है। अब वर्धी या कायिक जनन, ये वर्षी नहीं वर्धी है। ठीक है। जब पौधों के वर्धा भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे जन्म लेते हैं तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उग जाते हैं या उगाए जाते हैं, जैसे शकरकंद, डहलिया, सतावर में जड़ों द्वारा, और आलू, अदरक, गन्ना आदि में तने द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। वर्धी प्रजनन होता है, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये वर्षी कहीं कहीं लिख गया है तो आप उसको सही करेंगे, वर्धी है। ठीक है, वर्धी प्रजनन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं।
जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्ववर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी एक ही प्रजाति के होते हैं, और ठीक है, तो एक ही पुष्प में उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाके जब परागकण गिरता है या पहुंचता है तो यह क्रिया परागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस क्रिया को परपरागण कहते हैं। क्या होता है, एक ही पेड़ के पुष्प रहते हैं और उसी पे परागकण उसी फूल में गिरता रहता है, तो ये क्या हो गया, परागण या स्वपरागण। ठीक, परपरागण क्या हो गया, परपरागण में जब एक होता है कि एक परागकण जब अपनी ही जाति के दूसरे पेड़ पे जाके जो पुष्प होते हैं उसमें जाके गिरता है हवा के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो उसे हम कहते हैं परपरागण। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अगला प्रश्न, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो ये जो पाठ मैंने पढ़ाया है उस पाठ में पुष्प का भाग बनाया गया है और हर भाग का नाम लिखा हुआ है। तो ये विद्यार्थी आप लोग क्या करेंगे, स्वयं बनाएंगे अच्छे से अपनी नोटबुक में ज़रूर इस फूल का चित्र बना के और हर भाग का नाम लिखेंगे। आपकी बुक में दिया हुआ है और जो वीडियो मैंने पाठ 11 की बनाई है उस वीडियो में भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ने में नहीं होता। इसके विपरीत लैंगिक जनन में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। इस क्रिया में नए पौधे बीज के द्वारा ही उगते हैं। यानी अलैंगिक जनन में जड़, पत्ती, तना, जैसे अजूबा का हो गया, अजूबा अपना प्रजनन कैसे करता है, पत्तियों के माध्यम से, तो वो अलैंगिक जनन हो गया। और हम जैसे बीज बोते हैं, जैसे गेहूं बोते हैं तो गेहूं के बीज बोते हैं तब जाके गेहूं का पौधा उगता है, तो ये क्या हो गया, ये लैंगिक जनन में आएगा। यानी बीज के द्वारा जब जनन होगा तो उसको कहेंगे लैंगिक, और जब जड़, तना, पत्ती आदि के माध्यम से होगा तो अलैंगिक जनन कहा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। यानी वायु के द्वारा बीज दूर तक पहुंचते हैं, जल के द्वारा भी इधर उधर पहुंचाए जाते हैं और जंतु के द्वारा भी बीज को इधर उधर पहुंचाया जा सकता है या अनजाने में भी पहुंच जाते हैं। चिलबिल तथा मेपिल या द्विफल जैसे पौधे के पंखायुक्त बीज, घास के हल्के बीज, ये बीज है, बीज लिख गया है, कहीं कहीं गलती हो जाती है तो इसके लिए क्षमा करिएगा। इसको मैं जहाँ गलती होती है उसको बता दिया करता हूँ तो आप सही कर लीजिएगा। तो ये हल्के बीज लिखा है, ठीक है। अथवा महर के रोम युक्त, अब देखिए यहाँ रोग लिख गया है, ये रोम है, रोम युक्त बीज। और सूरजमुखी के रोम युक्त बीज, ये माँ है, ठीक है। रोम युक्त बीज, फल मतलब वही जो बीज होंगे फल के, हवा द्वारा उड़ उड़ कर दूर तक चले जाते हैं। नारियल आदि फलों के आवरण तंतुमय जो उसका आवरण होता है नारियल का वो रेशेदार होता है, उसी को तंतुमय कह रहा है, होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। अब पीपल, बरगद जैसे वृक्ष के बीज, यहाँ भी बीज होगा, बीज पक्षियों द्वारा दूर दूर तक पहुँचाए जाते हैं। दरअसल पक्षी इनके फलों को खाते हैं मगर बीज को पचा नहीं पाते। तो क्या होता है, बरगद, पीपल के बीज जो पक्षी खा लेते हैं वो बीज पक्षी पचा नहीं पाते, और जब कहीं भी मल करते हैं, बीट करते हैं, तो वो बीज उन्हीं के मल के साथ निकल जाता है और फिर जहाँ वो निकालते हैं उसी जगह पे वो बीज पनपने लगता है और नए पौधे का रूप ले लेता है। यही कारण है कि हमको छतों पे, दीवालों पे अक्सर पीपल के पौधे उगे हुए दिखाई देते हैं, बीज के द्वारा बाहर आ जाते हैं। यही बीज उगकर नए पौधे बन जाते हैं। कुछ कांटेदार पौधे के बीज हुकनुमा होते हैं,
जिससे जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और दूर 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 तक पहुंच जाते हैं। कुछ पौधे जैसे मटर, आरंड या अरंडी आदि के फल झटके से फट जाते हैं, जिससे बीज प्रकीर्णित हो अपने पादप से दूर जाकर गिरते हैं। ठीक है, तो इन तरीकों के पौधे होते हैं और ये अपने अपने तरीके से अपना जनन या प्रजनन करते हैं। यानी प्रकीर्णन होता है इनका और फिर ये अपना जनन प्रजनन करते हैं। प्रकीर्णन के मुख्य तरीके क्या हैं? या तो वो हवा के द्वारा होगा, या जल के द्वारा होगा, या जंतुओं के द्वारा होगा। ठीक है, जीव जंतुओं के द्वारा। तो जी, इस पाठ के सारे प्रश्न आप लोग के हल हो चुके हैं। अब इस पाठ के सभी प्रश्नों को आप अपने नोटबुक या अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनको याद भी करेंगे।